शुरुआत कैसे कर रखी है मैं आपको बताता हूं। देखिए एक चैप्टर की शुरुआत कर रखी है किस तरीके से कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है। हमारा जो वनस्पति जगत जो है उस वनस्पति जगत का वर्गीकरण जो है वो कैसे कैसे हुआ है, किस आधार पर वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो हमारी बुक ने कुछ कुछ चीजें बता रखी कि ये जो वर्गीकरण जो होता है कई तरीकों से होता है। एक होता है कृत्रिम तरीका वर्गीकरण का, एक होता है प्राकृतिक तरीका वर्गीकरण का, और एक होता है जाति वृत्तीय तरीका वर्गीकरण का। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये वर्ड पहले भी सुने हुए हैं तूने, क्या? कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। मैंने सिंपली सी बात बोली, आपको याद आ रहा है कहीं ना कहीं। सर 30 मिनट वेस्ट कर दिया, इसको हटाओ और निकालो, इसको क्लास से बाहर निकालो। ज्योति नाम से है, इसको क्लास से बाहर निकाल दो। इसको वेस्ट अगर लग रहा है ठीक है, इसको क्लास से बाहर निकाल दीजिए। आज की क्लास से परमानेंटली नहीं, आज की क्लास से बाहर निकाल दीजिएगा। ऐसे बच्चों की कतई जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, हाँ जी, ये जो वर्गीकरण जो होता है कृत्रिम होता है, प्राकृतिक होता है, जाति वृत्तीय होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। कृत्रिम वर्गीकरण का मतलब क्या, आपने याद करी अरस्तु पढ़ा था? हाँ सर। एरिस्टोटल ने कहीं ना कहीं प्लांट्स को क्लासिफाई किया था? हाँ सर किया था, केवल आकार के आधार पर किया। अच्छा ये आकार बड़ा है वृक्ष, आकार छोटा है झाड़ी, और आकार छोटा है शाख है। तो इस तरीके से आकार के आधार पर क्या कर दिया था, वर्गीकरण कर दिया था। यानी सिर्फ 1 या 2 लक्षणों के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए, क्या सिर्फ 1 या 2 बाहरी लक्षणों के आधार पर, 1 या 2 बाहरी लक्षणों के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए, क्या किया जाए, वर्गीकरण किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण। लेकिन हम बाहरी लक्षणों के साथ साथ आंतरिक लक्षणों की भी बात करें कि हमने बाहर के कैरेक्टर भी देखे यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हमने एनाटॉमिकल कैरेक्टर भी देखे यानी हमने शारीरिकी भी देखी, हमने कोशिका भी देखी, हमने संरचना भी देखी, हमने अंग भी देखा, हमने पूरे शरीर का अध्ययन किया। यानी ढेर सारे आधारों पर जब हम वर्गीकरण करते हैं, यानी जब हम कृत्रिम यानी जब हम आकारिकी के साथ साथ, आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी, बाहरी लक्षण मीन्स आकारिकी, यानी जब हम आकारिकी जब देखते हैं, और आकारिकी में भी सिर्फ 1-2 लक्षण नहीं, कई सारे लक्षण, और साथ साथ हम आंतरिकी भी देखते हैं या हम शारीरिकी भी देखते हैं, ऐसे वर्गीकरण को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वर्गीकरण बोलते हैं। चीज समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक की बात में कोई दिक्कत थी? सिंपल सा था, समझ में आई यहां पर बात? क्या कि जब हम केवल 1 या 2 बाहरी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करते तो वो क्या कहलाता है, कृत्रिम। लेकिन जब हम बाहरी लक्षण बहुत सारे भी देखते हैं और आंतरिक लक्षण भी देखते हैं, बहुत सारे आंतरिक लक्षण, बहुत सारे बाहरी लक्षण, और सारे लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करते तो वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक वर्गीकरण। एक चीज छोड़ देते हैं किसमें, प्राकृतिक वर्गीकरण में। अब वो एक चीज हम प्राकृतिक वर्गीकरण में छोड़ दी थी, किसने छोड़ी थी अभी बताऊंगा। 2 वैज्ञानिक बेंथम और हुकर, उन्होंने छोड़ दी थी। क्या? विकास के आधार पर, पूर्वजता के आधार पर। ये वर्ड याद आ रहा है, जाति वृत्तीय संबंध। विकास के आधार पर पूर्वजता नहीं देखी जाती है जब, तो वो किसमें नहीं देखी जा रही थी, प्राकृतिक वर्गीकरण में। यानी एंसिस्टर के साथ में रिलेशनशिप नहीं देखा जा रहा था, किसमें, प्राकृतिक वर्गीकरण में। अब हमने बोला जाति वृत्तीय वर्गीकरण एक ऐसा वर्गीकरण जो वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंटली चलता है, जिसमें हम बाहरी लक्षण भी देखते हैं, आंतरिक लक्षण भी देखते हैं, और पूर्वजता के आधार पर यानी एंसिस्ट्रल रिलेशनशिप भी देखते हैं। उसको हम बोलते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण। क्या इतनी सी बात समझ में आई? क्या कि अगर मैं वर्गीकरण पद्धतियों की बात करूं कि स्टार्टिंग में जो वर्गीकरण किए गए थे वो कैसे किए गए थे, कृत्रिम। किस किस ने किए, जैसे आपके अरस्तु ने किए, जैसे आपके कैरोलस लीनियस ने किया था, याद करिएगा, जैसे थियोफ्रेस्टस ने किया था। अभी बात करेंगे सारे के सारे। कैरोलस लीनियस ने किया था, किसने किया था सर, अरस्तु ने किया था, एरिस्टोटल ने किया था सर, फिर थियोफ्रेस्टस ने किया था, थियोफ्रेस्टस ने किया था, फिर उसके बाद किसने किया था, आपके कैरोलस लीनियस ने किया था। इन्होंने कैसा वर्गीकरण किया था सर, कृत्रिम वर्गीकरण किया था, जिनमें इन्होंने 1 या 2 बाहरी लक्षणों के आधार पर, जैसे याद कर कैरोलस लीनियस ने किया था,
कैरोलस लीनियस ने किया था। क्या किया था? कोशिका भित्ति देखी थी, कोशिका भित्ति मिल रही है पादप जगत में डालो, कोशिका भित्ति नहीं मिल रही है हटा दो। क्या था ये? कृत्रिम वर्गीकरण नहीं था, सिर्फ बाहरी लक्षण देखा। कौन सा? सेल वॉल, कर दिया वर्गीकरण। किसने? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने आकार के आधार पर किया, वृक्षों को बांट दिया। इन्होंने आकार के आधार पर किसको? इन्होंने आकार के आधार पर पादपों को बांट दिया। इन्होंने आकार के आधार पर पादपों को बांट दिया। ये भी दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे किया था, लेकिन पहले इस चीज को समझ के इस चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे हो रही है। सर, इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है क्या कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। अगर केवल एक या दो बाहरी लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो ऐसे वर्गीकरण को हम बोलते हैं कृत्रिम। कई सारे बाहरी लक्षण भी और साथ साथ आंतरिक लक्षण भी अगर देखे जाते हैं तो नेचुरल, प्राकृतिक वर्गीकरण है। लेकिन इसमें एक कमी थी, और वो क्या कमी थी कि इसमें जाति वृत्तीय संबंध नहीं देखा गया। तो अगर जाति वृत्तीय संबंध भी देखें, यानी पूर्वजता भी देखें, यानी एंसेस्टर के साथ रिलेशनशिप देखें, यानी हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ संबंधों के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका जाति वृत्तीय वर्गीकरण। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा, एक चीज समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर में पढ़ने कैसे वाले, स्टार्टिंग कैसे करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हम वनस्पति जगत की सबसे पहले जो बात करते हैं वो क्या बात करते हैं कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण का हम क्या देखते हैं, यहां पर इतिहास देखते हैं कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण कैसे कैसे कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किया था। सबसे पहले जो वैज्ञानिक आ रहे हैं ये आ रहे हैं जनाब, और ये जो है इनका नाम है कौन? अरस्तु नहीं है, ये कौन है? थियोफ्रेस्टस है। अब आप मुझे बताइए थियोफ्रेस्टस को हम क्या बोलते हैं? दिमाग लगाइए। थियोफ्रेस्टस को हम किसी के पापा बोलते हैं, किसी के पापा जान बोलते हैं। किसके पापा जान बोलते हैं? आप जानते हैं बायोलॉजी की दो मेन शाखाएं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी है। बायोलॉजी के फादर कौन? एरिस्टोटल। जूलॉजी के फादर कौन? वही एरिस्टोटल। ठीक है, और बॉटनी के फादर कौन है आपके? थियोफ्रेस्टस। तो ये चीज याद रखना, क्या वनस्पति जगत के जनक बोला जाता है, फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है किसको बेटा? थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। और इन्होंने एक बुक छापी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने, जब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों ने बोला था सर ये जेनेरा प्लांटेरम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम क्या है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये अगले चैप्टर में आएगी या एक तरीके से पढ़ी जाती है। उस चैप्टर में मैं तेरे को बताता तो कोई लॉजिक ना होता। क्यों? क्योंकि उस चैप्टर में थियोफ्रेस्टस नहीं थे, इस चैप्टर में थियोफ्रेस्टस, यहां पर बताना जरूरी था। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को समझा करें। आप अगर ड्रॉपर है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीके से चीज समझनी पड़ेगी। तो वनस्पति जगत का वर्गीकरण का अगर इतिहास में देखूं तो थियोफ्रेस्टस से पहले एरिस्टोटल ने भी किया था, लेकिन हम एरिस्टोटल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। अगर आपको याद हो, पिछले चैप्टर में हमने अरस्तु के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण किया था, पादपों का भी किया था, जंतुओं का भी किया था। पादपों का आकार के आधार पर किया था, वृक्ष, शाख, चूप, याद आ रहा है? आकार के आधार पर। और जंतुओं का वर्गीकरण, प्राणियों का वर्गीकरण किया था उन्होंने किस आधार पर? लाल रंग के रक्त के आधार पर। जिनमें लाल रंग का रक्त है इनेमा, और जिनमें नहीं है एनीमा। याद कर बताया था कि नहीं बताया था? याद आ रहा है ना? तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? अरस्तु ने, है ना? पादपों का किया था। उसके बाद में कौन आए थे प्रभु? आपके फादर ऑफ बॉटनी, कौन? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने भी पादपों का वर्गीकरण किया, एक पुस्तक में किया था। उस पुस्तक का नाम आपने याद रखना, जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये वर्ड याद रखना, प्लांटेरम। इससे पहले 3 वर्ड ऐड करने, एक हिस्टोरिया प्लांटेरम, एक है स्पीशीज प्लांटेरम, और एक है जेनेरा प्लांटेरम। क्या 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 क्या? एक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, एक है स्पीशीज प्लांटेरम, और एक है जेनेरा प्लांटेरम। ये 3 वर्ड हैं। अब इसमें से कौन सी बुक किसने छापी? देख, सबसे पहला हिस्टोरिया प्लांटेरम तेरे को पता लग गया। किसने छापी है दोस्त? हिस्टोरिया प्लांटेरम तेरे को पता लग गया, थियोफ्रेस्टस। क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? तो ये जानता है स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम ये किसने पब्लिश करी थी, या किसने प्रतिपादित करी थी? ये वाली। जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर, फटाफट आंसर। स्पीशीज प्लांटेरम किसने दी थी? वेल डन, बहुत बढ़िया। 5900 पादपों का नामकरण किया था। कुछ याद आ रहा है? अरे कुछ याद आ रहा है? 5900 पादपों का नामकरण किया था।
कौन सी बुक थी? स्पीशीज प्लांटेरम। किसने छापी थी? कैरोलस लीनियस ने। अब जेनेरा प्लांटेरम जो अभी बताने वाला हूं, कौन? बेंथम और हुकर। ठीक है, तो बेंथम, हुकर, जेनेरा प्लांटेरम। कैरोलस लीनियस, स्पीशीज प्लांटेरम। थियोफ्रेस्टस, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तीनों में क्या आ रहा है? प्लांटेरम, यानी प्लांट्स का क्या किया गया था? वर्गीकरण किया गया था इन बुक्स के अंतर्गत। तो ये बुक्स याद रखनी है पहली बात तो। ठीक है, आइए। तो थियोफ्रेस्टस ने, जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, इन्होंने एक बुक, पुस्तक जो थी वो पब्लिश करी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने क्या किया? सर, प्लांट्स का वर्गीकरण किया। किस आधार पर किया और कितने भागों में बांटा? जरा देखिए यहां पर। इन्होंने पादप जगत का वर्गीकरण किया। किस आधार पर? सर, वृद्धि के आधार पर। वृद्धि के आधार पर। ठीक है, अब वो जिनमें ज्यादा वृद्धि होगी, वो जिनमें कम होगी, वो जिनमें और कम होगी, और वो जिनमें बहुत कम होगी। तो 4 भागों में बांटा था। वृक्ष, ट्रीज। शूप है, धूप नहीं है ये, शूप करिएगा इसको। शूप, शूप। ठीक है, श्रब्स, अंडर श्रब्स, यानी जो झाड़ियां जो है उनसे भी छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है और उनसे भी छोटे छोटे शाख जो होते हैं। झाड़ियां, शाख, शूप, ये ऑलरेडी मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं। बस इनके वर्गीकरण और अरस्तु के वर्गीकरण में सिर्फ इतना सा फर्क था। इन्होंने जो शूप जो थे, श्रब्स जो थे, उसको 2 भागों में बांटा, एक बड़े श्रब्स और एक छोटे श्रब्स। श्रब्स यानी शूप जो थे, इन्होंने 2 भागों में बांट दिए थे। अरस्तु ने सिर्फ 3 भागों में बांटा था, वृक्ष, शूप और शाख। याद कर, इन्होंने जो शूप जो थे उनको 2 भागों में बांटा, एक बड़े शूप और एक छोटे शूप, एक बड़े श्रब्स और एक छोटे श्रब्स। बस, एक बड़ी बड़ी झाड़ियां, एक छोटी छोटी झाड़ियां, इतना सा था। हाँ जी, डन। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो ये याद रखना, हिस्टोरिया प्लांटेरम, थियोफ्रेस्टस। कार्ल लीनियस नहीं होएगा सर। एक हिस्टोरिया प्लांटेरम कार्ल लीनियस ने भी लिखी थी ना? नहीं मेरे भाई, हिस्टोरिया प्लांटेरम आपकी थियोफ्रेस्टस ने लिखी है। चलिए जी, थियोफ्रेस्टस के बाद, अच्छा ये वर्गीकरण कैसा था? क्या ये कृत्रिम वर्गीकरण है? जी जनाब, ये कैसा वर्गीकरण था? थियोफ्रेस्टस ने जो वर्गीकरण किया था वो कैसा वर्गीकरण था? कृत्रिम वर्गीकरण था, याद रखिएगा। चलिए, अब यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम वर्गीकरण में हम क्या करते हैं? सर, हम बाहरी लक्षण देखते हैं। क्या देखते हैं? सर, बाहरी लक्षण देखते हैं। बाहरी लक्षणों के आधार पर हम क्या कर देते हैं? वर्गीकरण कर देते हैं। अब बाहरी लक्षण में जरा सोचिए, पुष्प भी एक बाहरी लक्षण है। दिमाग लगा, पुष्प जो है क्या वो एक बाहरी लक्षण है? हाँ सर। क्या पुष्प जो है क्या वो एक बाहरी लक्षण है? पुष्प जो है क्या वो बाह्य आकृति है? हाँ सर। क्या पुष्प जो है क्या वो एक लैंगिक लक्षण को दर्शाएगा? हाँ सर। वहीं अगर मैं तने की बात करूं, पर्ण की बात करूं, पत्ती की बात करूं, या मूल की बात करूं, ये भी बाह्य आकृति है। भैया जरा सोचिए, पुष्प एक बाह्य आकृति है, बाहर से दिखती है हमको। हाँ, तना भी बाहर से दिखता है, पर्ण भी बाहर से दिखती है और मूल भी दिख जाती है। कुछ कुछ पादपों की तो बिल्कुल दिखती है, जैसे बरगद भी दिख जाती है ऊपर से नीचे लटकती हुई, गन्ने में दिख जाती है नीचे से घेरती हुई। तो कुल मिलाकर ये क्या है सर? ये एक पेड़ की बाह्य संरचनाएं हैं। लेकिन क्या ये लैंगिक संरचना है कि ये कायिक संरचना है? सर, ये तो कायिक संरचनाएं हैं, ये तो कायिक भाग होते हैं। अब जरा सोच, क्या हम कृत्रिम वर्गीकरण में लैंगिक और कायिक लक्षण दोनों में क्या भेद कर रहे हैं? सोचो, क्या हम कृत्रिम वर्गीकरण में क्या यहां पर लैंगिक और कायिक लक्षण के बारे में देख रहे हैं, या सिर्फ 1 या 2 बाहरी लक्षण देख लिए? अब वो बाहरी लक्षण दोनों का मिक्सचर भी तो हो सकता है। आया समझ में क्या कह रहा हूं? कि भैया हमने बाहर से देख लिया आकार,
बाहर से क्या देख लिया? आकार देख लिया, ठीक है। अब वो आकार जो है वो बाह्य लक्षण है। अब आकार वो तने का भी हो सकता है, आकार वो पुष्प का भी हो सकता है, आकार वो पर्ण का भी हो सकता है। यानी आप लैंगिक और कायिक लक्षण दोनों को मिक्स करके डाल रहे हो ना कृत्रिम वर्गीकरण में। लेकिन क्या ये सही है? सोचो, एक लैंगिक लक्षण दर्शाने वाली चीज और एक कायिक लक्षण दर्शाने वाली चीज, दो अलग अलग लक्षण दर्शाने वाली चीजों को आप मिक्स करके डाल रहे हो किसमें? कृत्रिम वर्गीकरण में। यही तुम्हारी चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, कि कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। आया अब समझ में? अब यही चीज जब हम एनसीईआरटी की ये लाइन पढ़ते हैं ना तो ये समझ में नहीं आती है। तो ये मत सोचना कि क्लास जब पढ़ाता हूं तो उससे पहले पढ़ के आनी पड़ती है मुझे भी चीजें, कि क्या एक्स्ट्रा बताया जाए और क्या एनसीईआरटी की चीजें जब तू एनसीईआरटी पढ़ेगा जो चीज समझ में नहीं आएगी। तो जितनी मेहनत तुम करते हो उतनी ही हमको भी करनी पड़ती है, ये मत सोचना। और फिर बोलो कि टाइम वेस्ट हो गया, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। अरे भैया तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो क्यों आई है भाई पढ़ने? मत पढ़। क्या ये लाइन समझ में आई आपको? क्या इतनी सी बात समझ में आई आपको कि एनसीईआरटी की ये जो लाइन है ये क्या कहना चाह रही है? अब क्वेश्चन बन गया, जरा सोच इस चैप्टर से, जो कोई बच्चा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि नीट में ऐसा क्वेश्चन भी बन जाएगा। कृत्रिम वर्गीकरण में कौन से गुणों को सम्मिलित किया गया था? सोच, एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्गीकरण में कौन से गुणों को समान मान्यता दी गई थी। या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, कृत्रिम वर्गीकरण में डैश तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। 4 ऑप्शन दे दिए जिसमें से एक कायिक था, फिर या लैंगिक हटा दिया, बोल दिया डैश डैश, दोनों में से क्या होएगा? तो एक एक लाइन एनसीईआरटी की हम कवर कर रहे हैं, जहां जरूरत है वहां पर, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। जो समझ में नहीं आएगी आपको वो सारी उठाकर ला रहा हूं यहां पर। तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली पढ़िए, मजाक मत बनाइए, ना मेरा बनाइए ना अपना खुद का बनाइएगा, ठीक है। सो कृत्रिम वर्गीकरण में बेटा जी हम बाहरी लक्षण देख रहे थे। क्या हम यहां पर बाहरी लक्षणों को सेपरेट किए कि अच्छा पुष्प जो एक लैंगिक लक्षण है, तना पर्ण मूल जो एक कायिक लक्षण है? नहीं भैया, हमने बाहर से देखा, अरे बड़ा है पुष्प, पुष्पीय पादप है, एक बड़ा है, इसका पुष्प बड़ा है, इसकी पर्ण बड़ी है, इसका तना बड़ा है, इसकी मूल जो है ज्यादा फैलती जा रही है। ये हमने बाहरी लक्षण देख लिया, आकार देख लिया, हमने आवास देख लिया। अब उन बाहरी लक्षणों में भैया ये दोनों गुण जो हैं उनको सेम सिमिलैरिटी मिल गई थी, सेम सेम हो गए थे। वो तो हमने सेपरेट ही नहीं किया कि भैया पुष्प एक लैंगिक लक्षण दर्शाने वाला है, कायिक लक्षण दर्शाने वाला ये। आप दोनों लक्षणों को एक साथ नहीं रख सकते हो, दोनों सेपरेट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लक्षण जो होते हैं, ये कायिक लक्षण, क्या ये वातावरण से प्रभावित होते हैं? सोचो, क्या ये वातावरण से प्रभावित होते हैं? अरे तना ज्यादा से ज्यादा वृद्धि कब करेगा? जब प्रकाश ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। पर्ण ज्यादा से ज्यादा वृद्धि कब करेंगे? जब पूर्ण रूप से जल मिलेगा। क्या ये वातावरण से प्रभावित होते हैं? बहुत होते हैं, ये भी होता है, लेकिन ये ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो आप इन दोनों लक्षणों को साथ साथ कैसे रख सकते हो? किसमें? कृत्रिम वर्गीकरण में। जो बहुत गलत बात थी, यही चीज लिखी हुई है क्या कि कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक और लैंगिक लक्षण जो है, गुण जो है, उनको समान मान्यता दी गई थी, जो अब स्वीकार नहीं है, जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कायिक गुण जो होते हैं वो पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और अगर ये बदलेंगे तो आप वर्गीकरण में आपने अगर वर्गीकृत कर दिया और पर्यावरणीय कारकों ने बदल दिया, जरा सोचिए वो तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये लाइन थी जो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आती है जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ये तो समझ में आ जाता है कि कृत्रिम वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि भैया बाहर से 1-2 लक्षण देख लिए और वर्गीकरण कर दिया। अब जरा सोच, वो जो 1-2 लक्षण देखे हैं, क्या वो कायिक लक्षण देखे? क्या वो लैंगिक लक्षण देखे? क्या उनमें कुछ अलग विभेद करके देखे? नहीं, एक ही चीज समझ कर देख लिया हमने तो बस ये देखा ये बाहरी लक्षण है, ना हमने उसको माना लैंगिक, ना हमने उसको माना कायिक। अब वो लक्षण, पर्टिकुलरली कायिक लक्षण, तो पर्यावरण से प्रभावित हो सकता है। तुमने एक पेड़ को रख दिया किसमें? शाख में रख दिया, या एक पेड़ को रख दिया किसमें? वृक्ष में। अब वो पेड़ जो है समय दर उसके ऊपर पर्यावरण का प्रभाव पड़ा, वो ऐसा होता गया कि वो धीरे धीरे छोटा होता गया। उसके ऊपर वो वृक्ष की श्रेणी में ही नहीं आ रहा बाद में। तो अब जरा सोच, उसको निकालना पड़ेगा ना, तुमने उसको तो वृक्ष की श्रेणी में डाल दिया, तो ये तो गलत वर्गीकरण हो गया।
तो याद रखिएगा क्या कि कृत्रिम वर्गीकरण को हम स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें कायिक लक्षण और लैंगिक लक्षण दोनों को सेम मानकर वर्गीकरण किया गया था, और कायिक लक्षण बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं किससे? आपके पर्यावरण से। डन? क्लियर है? ये चीज याद रखना। ये था थियोफ्रेस्टस की बात जो पढ़नी जरूरी थी। डन? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सर हम पढ़ रहे वनस्पति जगत का वर्गीकरण का इतिहास। वनस्पति जगत का जब हम वर्गीकरण देखते तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? सर अरस्तु ने किया था। फर्स्ट वर्गीकरण किसने किया था? मैं अरस्तु इसलिए नहीं लेकर आया हूं क्योंकि ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। फर्स्ट किसने किया था सर वर्गीकरण? सर फर्स्ट वर्गीकरण किसने किया था? सर अरस्तु ने किया था। लिख देता हूं क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और अरस्तु ने जब ये वर्गीकरण किया था तो कितने भागों में बांटा था सर? 3। कौन सा? वृक्ष, कौन सा? शूप और शाख। बस इतनी सी बात थी। किस आधार पर? आकार के आधार पर। सब इन्होंने थियोफ्रेस्टस, जिसको हम फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, जिसने हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक जो है वो प्रतिपादित करी थी, उन्होंने भी वर्गीकरण किया। किस आधार पर? वृद्धि के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, आवास के आधार पर। 4 भागों में बांट दिया। बस उन्होंने जो शूप जो था उसकी एक छोटी सी एक और कैटेगरी बनाई थी। कौन सी? छोटे शूप, यानी अंडर श्रब्स। ये अब उन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो कैसा था? कृत्रिम वर्गीकरण था, जिसको हम आज की डेट में स्वीकार नहीं करते क्योंकि कृत्रिम वर्गीकरण में हम बाहरी लक्षण देख रहे हैं। अब वो बाहरी लक्षणों में हम दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। कौन से? लैंगिक लक्षण भी और कायिक लक्षण। इनको सेपरेट तो कर नहीं रहे थे। जब सेपरेट नहीं कर रहे हैं तो ये तो बहुत गलत बात हो गई है। क्यों? क्योंकि ये जो कायिक लक्षण जो होते हैं ये बहुत ही जल्दी पर्यावरण से प्रभावित हो जाते हैं और बदल जाते हैं। तो किस बेसिस पे आपने इन दोनों लक्षणों को मिक्स करके बाहरी लक्षण मानकर आपने वर्गीकरण कर दिया, जो स्वीकार नहीं है किसमें? कृत्रिम वर्गीकरण में। चलिए जनाब, ये थी थियोफ्रेस्टस की बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो वैज्ञानिक है उनका नाम है कैरलस लीनियस। फर्स्ट अरस्तु, सेकंड थियोफ्रेस्टस, थर्ड आपकी कैरलस लीनियस। अरस्तु ने भी कैसा किया था? कृत्रिम। थियोफ्रेस्टस ने भी कैसा किया था? कृत्रिम। और कैरलस लीनियस ने भी कैसा किया था? कृत्रिम। इन्होंने क्या किया था? तो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पर जितने भी जीव है जिनके अंदर सेल वॉल मिल रही है उन सबको ठोक दिया, रख दिया। किसमें रख दिया था? पादप जगत में, जो बिल्कुल गलत था, जो ऑलरेडी पढ़ चुका है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इनके बारे में हम पूरी चीजें पढ़ चुके हैं। क्या क्या गलती कर दी थी इन्होंने? नील हरित शैवाल, इन्होंने बैक्टीरिया, इन्होंने जितने भी यूकैरियोट, प्रोकैरियोट है जिनमें कोशिका भित्ति मिल रही है सबको ठूस दिया था। किसमें? पादप जगत में, केवल सेल वॉल के बेसिस पे, जो गलत था। बुक इन्होंने जो छापी थी वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक कहा जाता है। इन्होंने जो बुक छापी थी उसका नाम क्या था? अच्छा, इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया जगत प्रस्तुत किया था। बुक जो इन्होंने छापी थी वो कौन सी छापी थी? यहां पर लिखा हुआ नहीं है। कौन सी थी? स्पीशीज प्लांटेरम। 1 मई 1753 को इन्होंने बुक छापी थी, जिसके अंदर 5900 पादपों का इन्होंने नामकरण किया था और साथ ही साथ प्लांटी जगत प्रस्तुत किया था। और उस प्लांटी जगत में उन्होंने किसको रख दिया था? उन सभी जीवों को रख दिया जिसमें सेल वॉल मिल रही थी, जो गलत था। हाँ जी, क्या ये चीज समझ में आ गई है? क्या ये तीसरा वैज्ञानिक समझ में आ गया? इसके बारे में हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। इसके बारे में डिस्कस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये इस चैप्टर में आना था। इससे पहले हमने फर्स्ट ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन? अरस्तु। क्यों? क्योंकि ये आ चुका था। तो पहला वर्गीकरण वनस्पति। अब इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इस पर फोकस करना। किसका वर्गीकरण देख रहे हैं? प्लांट्स का। तो प्लांट्स का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने। कैसा था? कृत्रिम वर्गीकरण था। कैसा था गुरु? कृत्रिम वर्गीकरण था। किस आधार पर किया था? आकार के आधार पर किया था। सबसे पहले अरस्तु, फिर उसके बाद सर थियोफ्रेस्टस, सारा पढ़ लिया। फिर उसके बाद में लीनियस, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। किसके बारे में? लीनियस के बारे में। डन। अब बात आ रही है, जरा सोच, अभी तक जो मैंने 3 वैज्ञानिक बताए, एरिस्टोटल, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस और कैरलस लीनियस, इन्होंने जो प्लांट्स को बांटा, क्या इन्होंने कृत्रिम वर्गीकरण दिया? यही बोला ना मैंने। क्या इन्होंने कृत्रिम वर्गीकरण दिया? यही बोला ना मैंने। यहां पर देख, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, कैरलस लीनियस, इन्होंने कैसा वर्गीकरण दिया बेटा? इन तीनों वैज्ञानिकों ने कैसा वर्गीकरण दिया था? कृत्रिम वर्गीकरण दिया था, जो गलत था, जो स्वीकार नहीं है। अब इसके बाद कौन सा वर्गीकरण आएगा? सर प्राकृतिक वर्गीकरण आएगा। प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया था?
ये बहुत फेमसली पूछा जाता है। वैज्ञानिकों का नाम, ये वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण को बड़े स्तर पर समझाया था? ये जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम है बेंथम और हुकर। क्या नाम है? बेंथम और हुकर। याद रखना कौन? बेंथम और हुकर। ठीक है, पूरा नाम याद नहीं रखना, जोसेफ डाल्टन हुकर या जॉर्ज बेंथम, सिंपल, बेंथम एंड हुकर, बेंथम और हुकर। इन्होंने क्या किया था? प्राकृतिक वर्गीकरण किया था सबसे पहले, प्राकृतिक वर्गीकरण। और इन्होंने जो प्राकृतिक वर्गीकरण किया था, उन्होंने एक बुक छापी थी जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। यही बोला था, यही बोला था, याद रखना। बेंथम और हुकर की बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम, कैरोलस लिनियस की स्पीशीज प्लांटेरम, थियोफ्रेस्टस की हिस्टोरिया प्लांटेरम। याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। तो जेनेरा प्लांटेरम बुक जो थी वो किसकी है? बेंथम और हुकर की, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया था? प्राकृतिक वर्गीकरण किया था। क्या किया था? प्राकृतिक वर्गीकरण किया था। अब सर किसका किया था? ये इंपॉर्टेंट है समझना। बेटा फुल फोकस के साथ में सुन रहा है ना? बातें तो नहीं कर रहा ना? समझदार है ना? इन्होंने, बेंथम और हुकर ने, बेंथम और हुकर ने क्या किया था? सर्वप्रथम प्राकृतिक वर्गीकरण। ठीक है सर, किसका किया इन्होंने? इन्होंने सर्वप्रथम प्राकृतिक वर्गीकरण किसका किया? कौन से पादपों का किया? क्या सभी पादपों का किया? नहीं, इन्होंने किया था स्पर्मेटोफाइट का। किसका किया था? स्पर्मेटोफाइट का। प्लीज फोकस के साथ में सुनना। स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटोफाइट का मतलब होते हैं बीज युक्त पादप। कौन से? बीज युक्त पादप जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइट। क्या ये लाइन समझ में आई? जल्दी से यहां पर पढ़ जो क्या लिखा हुआ है। क्या? जॉर्ज बेंथम और डाल्टन हुकर, या सिंपल बेंथम और हुकर, जिन्होंने एक बुक छापी थी जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। इस बुक के अंतर्गत इन्होंने किसका वर्गीकरण किया था? स्पर्मेटोफाइट। सारे पादप नहीं, केवल उन्हीं पादप का वर्गीकरण किया था जिनमें बीज मिलते हैं, जिनको हम स्पर्मेटोफाइट बोल देते हैं, या जिनको हम फिनेरोगेमस भी बोलते हैं आज की डेट में। क्या नाम देते हैं? फिनेरोगेमस बोलते हैं या स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं, यानी वो जिनमें क्या मिलते हैं? बीज मिलते हैं। अब इन्होंने ये जो वर्गीकरण किया था, ये क्या था? प्राकृतिक वर्गीकरण। डन, यहां तक की बात समझ में आ गई? अब इधर ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, सर प्राकृतिक वर्गीकरण में और कृत्रिम वर्गीकरण में क्या अंतर है? क्या मुझे बताने की जरूरत है? कृत्रिम वर्गीकरण में केवल क्या ले रहा था? बाहर के 1 या 2 आकारिकीय लक्षण ले रहा था। हाँ सर, लेकिन क्या प्राकृतिक वर्गीकरण में केवल बाहरी लक्षण लेगा या जितने भी लक्षण हो सकते हैं मैक्सिमम लक्षण वो लेगा? सर सारे के सारे। कौन कौन से? देखो, प्राकृतिक वर्गीकरण में जीवों में प्राकृतिक संबंध बाह्य गुणों के साथ साथ, यानी बाहरी गुण तो देख ही रहे हैं, साथ साथ भीतरी गुण भी देख रहे हैं, अंदरूनी लक्षण भी देख रहे हैं। जैसे उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कोशिकीय अध्ययन कर रहे हैं, उसका शरीर देख रहे हैं, बहुकोशिकीय है, एकल कोशिकीय है, भ्रूण का अध्ययन कर रहे हैं कि भ्रूण का विकास किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, उनके अंदर केमिकल्स देख रहे हैं, पादपों के अंदर क्या देखे जा रहे हैं? कौन कौन से केमिकल्स बन रहे हैं और दूसरे पादपों से वो केमिकल्स किस तरीके से अलग अलग हैं। तो ये सारी चीजों के आधार पर जब हमने वर्गीकरण किया तो वो क्या कहला रहा था? प्राकृतिक वर्गीकरण। डन। ये तो बात होगी सर कि प्राकृतिक वर्गीकरण में और कृत्रिम वर्गीकरण में क्या फर्क देखा कि कृत्रिम वर्गीकरण में हम कृत्रिम वर्गीकरण में हम क्या कर रहे थे सर? केवल 1 से 2 बाहरी लक्षणों की अध्ययन कर रहे थे। लेकिन प्राकृतिक वर्गीकरण में हम बाहरी लक्षणों के साथ साथ हम अंदरूनी लक्षण भी देख रहे हैं, जिसमें हम कोशिका की संरचना देख रहे हैं, कोशिका के अंदर जो रसायन है वो देख रहे हैं, हम उसका शरीर देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं किसमें? हम प्राकृतिक वर्गीकरण में। लेकिन एक चीज हमने नहीं देखी थी, किसमें? प्राकृतिक वर्ग। किसने नहीं देखी थी? इन दोनों ने नहीं देखी थी। किन दोनों ने? इन दोनों ने नहीं देखी थी। बेंथम और हुकर ने नहीं की थी क्या प्राकृतिक वर्गीकरण में? उन्होंने सब कुछ किया था। क्या? बाह्य गुण भी देखे, आंतरिक गुण भी देखे,
दोनों गुण देखे थे। दोनों गुण के आधार पर उन्होंने क्या किया था, बीज युक्त पादपों को 3 भागों में बांटा था। अब कौन से 3 भागों में बांटा था, फुल फोकस के साथ में सुनिएगा। उन्होंने बीज युक्त पादपों को डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट में बांटा था। स्पेसिफिकली पोजीशन देखिएगा बेटा, यहां पर स्पेसिफिकली पोजीशन देखिएगा, यहां पर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। क्या? फर्स्ट पोजीशन डाइकॉट्स, सेकंड पोजीशन जिम्नोस्पर्म्स और थर्ड पोजीशन मोनोकॉट्स। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सर जीव का गुण है परारचना। अरे परारचना मींस अल्ट्रा स्ट्रक्चर यार, कोशिका का अध्ययन, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्टडी। डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट्स। क्या आपकी क्लास चल रही है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। इधर आरंभ 2 में ठीक है, चल रही है, ठीक है। हाँ जी, क्या डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म और फिर मोनोकॉट्स। देख, उन्होंने बाह्य गुण भी देखे, उन्होंने आंतरिक गुण भी देखे। आंतरिक गुणों में उन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी, यानी बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक संरचना देखी, यानी कोशिका अध्ययन किया। सब कुछ किया उन्होंने, सब कुछ किया। और बीज युक्त पादपों को 3 समूह में बांट दिया। ऑर्डर देख एक बार, इस ऑर्डर में बांट दिया। अब ये जो ऑर्डर में उन्होंने बांटा था, ये कर दी उन्होंने गलती। अब कोई मुझे बताएगा कैसे गलती कर दी? यहां पर क्या गलती कर दी? किस ऑर्डर में जो रखा है, क्या ये गलत ऑर्डर में रखा हुआ है? दिमाग लगा, क्या ये ऑर्डर गलत है? अगर मैं विकास के आधार पर देखूं, इवोल्यूशन चैप्टर तो पढ़ चुका है, क्या ये विकास के आधार पर सही है? क्या ये विकास के आधार पर सही है? क्या ये विकास के आधार पर सही है? दिमाग लगा, विकास के आधार पर ये सही है? नहीं सर, विकास के आधार पर अगर मैं देखूं, अरे यार, अरे हेलो आनंद, नंद, कोई है क्या इधर? ये एक बार इसको चेंज करना, इसमें चल नहीं रहा है। हाँ जी, विकास के आधार पर अगर मैं देखूं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम इवोल्यूशन चैप्टर में देखते हैं, विकास के आधार पर देखते हैं, तो भैया पूर्वजता के आधार पर देखते हैं। तो ये जो वर्गीकरण किया गया था, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पहले डाइकॉट नहीं आए, पहले कौन आए मेरे भाई? जिम्नोस्पर्म आए थे। पहले कौन आए? जिम्नोस्पर्म। फिर जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आए? आपके डाइकॉट्स। और फिर आए थे आपके मोनोकॉट्स। और ये चीज याद रखनी है, जो कई बच्चे ऐसा समझते हैं क्या कि पहले जो है मोनोकॉट आए थे। और ये मैं आपको पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कौन सा? याद कर, ये मत कहना कि सर ये भी नहीं बताया। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जब चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर बीज की बात करी थी, वहां पर भ्रूण की बात करी थी, और वहां पर भी तुमको बताया था कि पहले कौन आए हैं? डाइकॉट्स, फिर आए हैं आपके कौन? मोनोकॉट्स। तो ऑर्डर क्या होएगा? जिम्नोस्पर्म, फिर डाइकॉट, फिर मोनोकॉट। ये ऑर्डर हम किस बेसिस पे देख रहे हैं? विकास के आधार पर देख रहे हैं, जो बेंथम और ओहकर ने नहीं देखा था। उन्होंने वर्गीकरण किया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वर्गीकरण में पोजीशन जो रखी गई ना, किसको? इस जिम्नोस्पर्म को इन दोनों के बीच में जो रख दिया, वो गलत था।
समझ में आया? जिम्नोस्पर्म को इन दोनों के बीच में नहीं रखना था। तो एलन के मॉड्यूल्स पढ़ेगा या कोई भी मॉड्यूल्स पढ़ेगा, उसमें ये चीज मिल जाएगी तेरे को। क्या कि इन्होंने जब यहां पर रखा था तो ये गलत रख दिया था। इस तरीके से इनको इन दोनों के बीच में रखना, ये इनकी नाकामी सिद्ध हुई थी। किसकी? इनका ये दोष था। हेडिंग मिल जाएगी, बेंथम और हुकर का दोष। क्या दोष था? कि उन्होंने इसको इन दोनों के बीच में रख दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विकासीय संबंध नहीं देखा था। तो अब जरा सोच, प्राकृतिक वर्गीकरण में एक चीज नहीं देखी गई। चल रहा है, चेंज करना है इसको, ये नहीं कर रहा ना, वो लगा दूं, ये यहां से हटेगा ना, ये वाला ना, इसको लगाना है बस। हाँ ठीक है, विकासीय संबंध यहां पर नहीं देखा गया था। तो अगर हम विकासीय संबंध या पूर्वजता की बात करें तो यहां पर उस चीज को ऐड नहीं किया गया था। तो ये थी प्राकृतिक वर्गीकरण की एक खामी, या हम बोल सकते हैं बेंथम और हुकर की एक दोष बोल दीजिए, गलती बोल दीजिए, या उन्होंने इस चीज को आधार नहीं माना। बस इतना सा बोल सकते हैं कि इन्होंने अपने वर्गीकरण में किसको आधार नहीं माना? सर, इस वर्गीकरण में पौधों की जाति वृत्तीय संबंधों का ध्यान नहीं रखा गया। ले मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आई? देखो, सीरियस होंगे पढ़ाई के लिए, आप बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आपको चीज समझ में आ गई होगी, आपको मजा आ गया होगा। बाकी जिनका ध्यान भटक रहा है बार बार, सर ये आपने क्या लगाया, सर ये भैया की जो आवाज आई थी ये कौन थे, अगर ऐसे कमेंट करने वाले बालक अगर इस क्लास में है, प्रभु दूर से ही राम राम है आपको। सर आनंद भैया की पहली बार आवाज सुनी, आहा अबे हमारी आवाज सुन के पागल हो गए हो क्या तुम? रोज रोज हैं, आनंद भैया की आवाज सुना दो। एक आनंद नहीं है, कई सारे आनंद है। आनंद कई सारे हैं यहाँ पर। एक आनंद पढ़ता भी है जिसका टेलीग्राम चैनल है, कहीं तुम उसको वो आनंद मत समझ लेना जो यहाँ पर आनंद है। अलग अलग है, बहुत सारे आनंद है, आनंद ही आनंद है। हाँ जी, बेंथम हुकर की ये बातें समझ में आ गई। जरा कमेंट सेक्शन में हमको जरा फटाफट एक थम्स अप का